अर्थव्यवस्था मांगे ऑक्सीजन। जी हां, हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं नेहा बाथम। आज हम चर्चा करेंगे कि क्या फिर से पटरी पर लौटने को बेताब अर्थव्यवस्था इस वक्त ऑक्सीजन मांग रही है। कोरोना ने बुरी तरीके से इसे चोटिल किया है, प्रभावित किया है। कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़नी शुरू हो गई है। कोरोना धीरे धीरे हार रहा है, जिंदगी पटरी पर लौट रही है। और लेकिन अब वक्त यह आ गया है कि जीने के साधनों को भी रफ्तार मिल सके, अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट सके। लेकिन यह आसान नहीं है। कोरोना ने ऐसी चोट पहुंचाई है अर्थव्यवस्था को जिसमें ऑक्सीजन की अब जरूरत है। कोरोना की दूसरी लहर के कमजोर पड़ते ही देश धीरे धीरे अनलॉक होने लगा। दुकानें खुलने लगीं, बाजारों में रौनक दिखने लगी, सड़कों का सन्नाटा खत्म हो गया। लेकिन अभी बहुत कुछ होना है। कोरोना पूरी तरह से गया नहीं है और जब ये महामारी खत्म नहीं होती, पुराने दिन नहीं लौटेंगे। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अगर वैक्सीन की रफ्तार बढ़ी तो जुलाई तक अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटने लगेगी। जो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जो कहते हैं, जो कि निवेश का संकेत है हमारे अर्थव्यवस्था में, वह निवेश का जो संकेत है जीडीपी के अनुपात में 26 तिमाही में सबसे अधिक था। और ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि जब आगे चल के आप जब देखते हैं तो जो विकास दर जो है वो निवेश से बढ़ता है। कि मुझे ये लगता है कि जून के बाद जुलाई में जब शुरू होगी हमारी रिकवरी और पेंडेमिक से हम लोग जब निकल के आएंगे तो हमारी जैसे पिछली बार हुई थी तो पेंडेमिक हमारी रिकवरी काफी सुदृढ़ होगी, काफी मतलब मजबूत होगी। और मुझे ये लगता है कि इस साल में कम से कम 10%, 10.5% ग्रोथ होगी ही। कोरोना काल बहुत खौफनाक रहा। जिंदगी भी छीनी, जीने का साधनों को भी छीना। कई नौकरी करने वाले बेरोजगार हो गए। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक कोरोना के दूसरी लहर में ही 2.25 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरी चली गई। कईयों की सैलरी कम हो गई, कई के धंधे बंद हो गए, कई देखते ही देखते सड़क पर आ गए। कोरोना ने करोड़ों की कमाई लूट ली। सरकार का भी पूरा फोकस महामारी से निपटने पर आ गया। सरकार ने 80 करोड़ लोगों तक मुफ्त अनाज पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध होगा। कोरोना ने कारोबारियों की कमर तोड़ दी है। वित्तीय बोझ इतना बढ़ गया है कि कोई नहीं जानता आगे कैसे संभलेगा। अब उन्हें सरकार से मदद का इंतजार है। हमारा मानना है कि ऋण से इस सेक्टर में और दबाव बढ़ेगा। सरकार इस सेक्टर को बचाना चाहती है। सरकार बचाने के लिए इसके लिए प्रॉपर्टी टैक्स और बिजली बिल, एक्साइज टैक्स की फीस को माफ करे। सरकार ने पिछले साल 20,000 करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था, लेकिन इस पैकेज से अर्थव्यवस्था को पर लगते इससे पहले ही कोरोना ने इसकी रफ्तार पर पूरी तरह से ब्रेक लगा दी। अब नई उड़ान के लिए अर्थव्यवस्था को ऑक्सीजन का डोज चाहिए। आज तक ब्यूरो। इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले सभी खास मेहमानों का परिचय आपसे करा देते हैं। मिस्टर मनीष शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि सीईओ पैनासोनिक हैं। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर आलोक रॉय हैं, जो कि चेयरमैन फिक्की हेल्थ सर्विसेज कमेटी से जुड़े हुए हैं और साथ ही चेयरमैन हैं मेडिकल ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के। हमारे साथ ध्रुव श्रृंगी साहब जुड़ गए हैं, जो कि को चेयरमैन हैं फिक्की टूरिज्म कमेटी के और साथ ही को फाउंडर और सीईओ हैं यात्रा.com से जुड़े हुए हैं। मिस्टर दिलीप चनोय हमारे साथ है, सेक्रेटरी जनरल फिक्की हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मनीष जी आपका रुख करते हुए, क्योंकि आप उस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित सेक्टर्स में से एक है। पहली लहर की बात करें कोरोना की या फिर दूसरी लहर, इस बीच का जो थोड़ा बहुत रिवाइवल पीरियड था वो भी इस सेक्टर के लिए काफी नहीं रहा। ऐसे में जो डिमांड और सप्लाई का गैप है उसे कैसे ब्रिज किया जाएगा, क्योंकि डिमांड लगातार घटती जा रही है। कंजम्पशन पैटर्न से हम सब वाकिफ हैं, लोगों के हाथ में पैसा नहीं है। ऐसे में कैसे जान मिल पाएगी इस सेक्टर को? काफी सारे पहलू हैं इसके अंदर। और जहां तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात आती है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अपॉर्चुनिटीज, हम एक कंजम्पशन लेड इकोनॉमी हैं, तो जहां तक डिमांड की बात है वो सेंट्रल होती है ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी को लेके। और आपने बात की कि पहली लहर के अंदर हम रिकवरी नहीं कर पाए थे और ये दूसरी एक बहुत ही लार्ज जो वेव है जिसने हमें हिट किया है, सब कुछ डिस्ट्रक्ट हो गया है ऐसा लगता है।
बट यहाँ पर मैं एक थोड़ा ऑप्टिमिज्म रिफ्लेक्ट करूंगा और उसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहली है जो लर्निंग हुई है हमारी पिछले जो पहली लहर आई थी उसके बाद किस तरीके से इकोनॉमिक रिवाइवल हमने देखा कुछ महीनों के लिए, और उसमें कहीं ना कहीं पेंट अप डिमांड स्पेसिफिकली उन प्रोडक्ट्स की जो कहीं ना कहीं बीच में फॉल कर दी है, वो कमोडिटीज भी हैं और वो नेसेसिटीज भी हैं। स्पेशली मैं जिस सेक्टर को रिप्रेजेंट करता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, हमने कुछ क्लियर इंडिकेटर्स देखे दैट जो आपके समर प्रोडक्ट्स हैं, एयर कंडीशनर्स हैं, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर्स कहीं ना कहीं नेसेसिटी बन चुके हैं। और एक मेजर पेंट अप डिमांड वापस आई थी पिछले साल जून के महीने के अंदर। इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि एक बड़ा फर्क है पिछली लहर और इस लहर के अंदर कि लोगों का जो सेंटिमेंट है, जो कॉन्फिडेंस है, वो कहीं ना कहीं हैम्पर हुआ है। और इसलिए देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि किस तरीके से जो पेंट अप डिमांड दोबारा क्रिएट हुई है, और हम देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, इंडस्ट्री काफी हद तक उसमें कोलैबोरेट कर रही है उस कॉन्फिडेंस को रीबिल्ड करने के लिए। कंट्री की लीडरशिप को यदि हम देखें इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां कॉशन से शुरुआत हुई, कहीं ना कहीं हमने कंपैशन को आते देखा और अब कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की जरूरत है। और उसमें वैक्सीनेशन एक बहुत मेजर रोल प्ले करेगा कि जो हमने अपने फोरकास्ट बनाए हैं दिसंबर तक के, उसको हम कितना रैपिडली कर सकते हैं इस कॉन्फिडेंस को और हेंस डिमांड को वापस लाने के लिए। दिलीप जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दिलीप जी, आपसे अक्सर चर्चा होती है अर्थव्यवस्था के विषय में, लेकिन अब तो हम उस मकाम पर आ गए हैं जब धीरे धीरे सब कुछ खुल रहा है। ये कहा जा सकता है कि थोड़ी बहुत जिंदगी पटरी पर लौट रही है। ऐसे में जो नीति आयोग की तरफ से कहा जा रहा है वो ये कि 10.5% तक ग्रोथ जुलाई ऑनवर्ड आ सकती है। किस आधार पर ये आंकड़ा आया है और कैसे इसे हम सही माने आने वाले वक्त के लिए? दिलीप जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही, उनसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। ध्रुव जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। ध्रुव जी, आपका सेक्टर भी सबसे प्रभावित सेक्टर्स में से एक, ट्रैवल एंड टूरिज्म, क्योंकि पिछले साल तो संपूर्ण लॉकडाउन था, एयरलाइंस तक नहीं चल रही थी। इस साल एयरलाइंस तो चल रही हैं, लेकिन किस तरीके से कंजम्पशन पैटर्न्स में आप डिफरेंस देख पा रहे हैं? क्योंकि एक रिपोर्ट में पढ़ रही थी, उसमें यह तक कहा गया है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फॉरेन ट्रैवल की जगह अब डोमेस्टिक ट्रैवल को तरजीह दे रहे हैं। और इस ट्रैवल में भी कमी है क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा ही नहीं है, वो सेविंग्स अपनी यूज कर चुके हैं, जो तमाम बीते दिनों में उन्होंने मुश्किलें सही हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस सहे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी नागरिकता तक बदलना चाहते हैं, वो देश छोड़कर दूसरी जगह सेटल होना चाहते हैं। ऐसी भी कई क्वेरीज आपके पास आती होंगी। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। हमारा सेक्टर वो है जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। और नवंबर दिसंबर के दौरान ऐसा लग रहा था कि कम से कम एक लाइट दिख रही थी इस डार्क टनल के आगे। पर सेकेंड वेव के बाद तो एकदम चीज़ें बंदी हो गई हैं। आपने एविएशन की बात करी, अगर आप देखें चाहे फ्लाइट्स ऑपरेट कर रही थी, करीबन 70,000 लोग आजकल डेली ट्रैवल कर रहे हैं एयर से। ये नंबर एक दौरान करीबन 4 लाख के करीब हुआ करता था। तो कम से कम 80% ड्रॉप है इंडस्ट्री के अंदर। होटल्स का भी सेम हाल है। तो हर तरफ से यही दिक्कत अभी चल रही है। और इसके अगर आप ऊपर से देखें, हर स्टेट, हर जिले में कोई नई रिस्ट्रिक्शन है ट्रैवल के लिए। कहीं RT-PCR चाहिए, कहीं कोई और टेस्ट चाहिए, कहीं 72 आवर्स चाहिए, कहीं 96 आवर्स चाहिए। हम लोग जो इंडस्ट्री में हैं, हम लोग इन सब का ट्रैक नहीं रख पा रहे कि क्या ज़रूरतें हैं। तो एक बड़ी ज़रूरत ये होगी कि अगर इस सेक्टर को वापस आना है, सरकार को अपनी ओपनिंग पॉलिसी थोड़ा स्ट्रीमलाइन करनी पड़ेगी। हमारी वो जरूर एक रिक्वेस्ट है, सरकार से गुजारिश है, और ये हमने मंत्री जी से भी बोला था कि कम से कम एक यूनिवर्सल पॉलिसी जो है वो बना दी जाए। अगर जैसे लोगों ने वैक्सीनेशन लगवा ली है, जिन्होंने खासतौर पे 2 वैक्सीनेशन लगवा ली हैं, उनको मूवमेंट की फ्रीडम दी जाए। क्योंकि जब तक लोग नहीं ट्रैवल करेंगे और थोड़ा भय नहीं निकलेगा लोगों के मन से, टूरिज्म को कोई रिवाइवल नहीं होगा। आप गवर्नमेंट की तरफ से जो भी थोड़ा बहुत सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं वो बहुत ज़रूरी है, पर गवर्नमेंट सपोर्ट से ज़्यादा ज़रूरी है कि पर्यटक अल्टीमेटली जाए डेस्टिनेशन में। और पर्यटक तभी जा पाएंगे जब उनके लिए जाना आसान होगा और उनके मन से भय निकल जाएगा। और बाकी रही जो कंजम्पशन की बात, मेरे हिसाब से कंजम्पशन का बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है सेकेंड वेव के बाद, क्योंकि लोग डर गए हैं।
तो आई थिंक थोड़ा गवर्नमेंट की तरफ से कुछ स्टिमुलस चाहिए होगा, ये डर एक वो हर्डल क्रॉस करने के लिए, ताकि लोग दोबारा घर से बाहर निकलें। दिलीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिलीप जी, आप अपनी बात पूरी रखिए, उस समय ऑडियो की दिक्कत थी, आप अपना पक्ष रखिए। थैंक यू नेहा जी। आपने ये जो प्रश्न था आपका, वो जो नीति आयोग का जो प्रोजेक्शन है 10.3% ग्रोथ इस क्वार्टर में, आपको इस जो ग्रोथ तो पिछले साल के क्वार्टर के मुताबिक है, तो पिछले साल अगर आप देखें तो इस क्वार्टर में -24% एक तरीके से डिक्लाइन हुआ था, तो उसको पर आप 10% ग्रोथ देखें तो एक तरीके से वो जायज हो सकता है। लेकिन ये 2-3 चीजें पे बहुत डिपेंड करता है। पहली ये है कि डिमांड वापस आ जाए। जैसे मनीष जी ने कहा था कि पेंट अप डिमांड पिछले टाइम इसको ग्रोथ को लेके आया था, इस टाइम वो पेंट अप डिमांड होगा या ना होगा। और जैसे ध्रुव जी ने बताया था अभी बह बैठ गया है, क्योंकि इस टाइम जो है लोगों ने एक तरीके से अपना मेडिकल एक्सपेंडिचर और वगैरह के ऊपर काफी खर्च किया है। लेकिन काफी ग्रीन शूट्स है कई सेक्टर्स में, क्योंकि अगर आप देखें तो ग्रोसरीज में थोड़ा इंक्रीज हुआ है, वो जो इसेंशियल कमोडिटीज में हमने जो कहा था उसमें एक तरीके से बढ़ोतरी आई है। तो अगर कोई दूसरा एक तरीके से कोई अचानक ही वेव या कोई लॉकडाउन ज्यादा इंक्रीज ना हो, तो 10.3% एक अच्छा लक्ष्य है, उसके ऊपर एक तरीके से हमें सब मिलजुल करके काम करना चाहिए। जैसे बताया गया था कि हमें एक यूनिफॉर्म पॉलिसी चाहिए, एक तो ट्रैवल का यूनिफॉर्म पॉलिसी चाहिए, ओपनिंग का, और उसको अगर देखें तो अगर हम सब नागरिक भी जो है उनको सतर्क रहना चाहिए और जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको फॉलो करना चाहिए। तो 10.3% एक तरीके से अच्छा एक लक्ष्य है, उसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। डॉक्टर आलोक रॉय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर आलोक, इस पूरे 15 महीने के दौर में एक पैराडाइम शिफ्ट हमने हेल्थ केयर सर्विसेज में देखा है। कई तरीके से डॉक्टर्स, नर्सेज, हर कोई इवॉल्व हुआ है, क्योंकि ये मौके की नजाकत है कि हम कोरोना वायरस की गंभीरता को समझें और इसी के हिसाब से एक्ट करें। लेकिन बर्डन तो उन लोगों पर भी है जिन्होंने सेकेंड वेव में खास तौर पर अपनी सारी सेविंग्स, अपनी सारी गाड़ी कमाई हेल्थ केयर में अपने परिजनों को बचाने में खर्च कर दी है। उन लोगों के हाथ में अब पैसा नहीं है, उन लोगों की जो सैलरीज हैं वो यूज हो चुकी हैं, उनके जो पीएफ अकाउंट्स हैं वो खाली हो चुके हैं। ऐसे में इन लोगों के लिए क्या राहत दे सकती है सरकार, इनकम टैक्स रिटर्न्स के माध्यम से या फिर किसी और स्टिमुलस से? आई थिंक सबसे बड़ी राहत देश के लिए ये होगी कि हमारे आदमी को वैक्सीनेट करें। जितना वैक्सीनेशन बढ़ेगा उतनी लोगों को राहत मिलेगी, उतने लोग कम बीमार पड़े हैं। अब जो बीमार पड़ चुके हैं उनका तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जो भविष्य में लोग इससे सफर न करें, इससे पीड़ित न हो, इसके लिए सरकार को वैक्सीनेशन की नीतियों को बढ़ाना पड़ेगा। सरकार को जो है ट्रेनिंग प्लेसेस और पब्लिक प्राइवेट के साथ मिलकर चलना पड़ेगा। सरकारी अस्पताल और प्राइवेट अस्पताल दोनों स्टेट के एसेट हैं, दोनों को एक साथ मिलकर सरकार को दोनों के साथ काम करके दोनों को कोलैबोरेटिव मेथड में इंफॉर्मेशन शेयर करनी पड़ेगी। बहुत सी चीजें जो उपलब्ध नहीं थी वो सरकार को उपलब्ध करानी पड़ेगी। सरकार जो है अगर चाहे तो वो बहुत सी चीजें, जैसे आज भी हम जीएसटी पे कर रहे हैं सामान लाने के लिए, अगर हम जो है 18% या 5%, हम लोग वैक्सीन पे भी 5% जीएसटी दे रहे हैं, वो तो बेसिकली एक्स्ट्रा हो गया ना। अगर वो सब चीजें सरकार राहत दे तो बहुत सी चीजें कम हो जाएंगी और मरीजों को कम पैसा पे करना पड़ेगा। जहां तक इस बार जो ये सेकेंड वेव आई है, इस वेव में बहुत लोगों का जो नुकसान हुआ आर्थिक रूप से, अस्पतालों का भी आर्थिक रूप से बहुत नुकसान हुआ। अस्पतालों ने बहुत पैसा नहीं बनाया क्योंकि ये इनको इतना खर्च करना पड़ा अपने को संभालने में, लोगों को फ्रंट लाइन वर्कर को मेंटेन करने में, तमाम महंगी दवाइयाँ, तमाम महंगे उपकरण लाने पड़े, जिसमें हर तरफ से लॉस ही हुआ, देश को भी लॉस हुआ और जान गई अलग से। बचाव का एक रास्ता है कि जितनी जल्दी हम वैक्सीनेशन दे सकें उतना ही देश का आर्थिक रूप से भी भला होगा। डॉक्टर आलोक, अब तो चार्जेस भी फिक्स कर दिए हैं, गवर्नमेंट ने कैप लगा दिया है कि वैक्सीन के लिए कितना चार्ज लिया जा सकता है। इसमें अब आप क्या आगे सुधार देखते हैं? क्या प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी अब नहीं हिचकेंगे, इसे अपनाएंगे? क्योंकि अभी तक तो मन माने दाम लिए जा रहे थे, कहीं ना कहीं अलग अलग हॉस्पिटल से रिपोर्ट्स भी आ रही थी, लेकिन अब इसका चार्ज फिक्स कर दिया गया है और कई जगहों पर फ्री भी है। इसका क्या असर देखते हैं आप?
देखिए, जो लोग मनमानी कर रहे हैं वो हमेशा से करते थे और अभी भी करते रहेंगे, वो कोई और तरीका खोज लेंगे। लेकिन अगर हमें अपने देश में वैक्सीनेशन बढ़ाना है तो 150 रुपए फिक्स करके नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। क्योंकि जो है, जब आदमी घर से बाहर निकल के कहीं ऑफ साइड कॉरपोरेट्स या रेजिडेंशियल एरिया में जाएगा तो सरकार ने हमारे पास बहुत से नियम और कानून लगा रखे हैं। एक तो मैं परमिशन लेनी पड़ती है सरकार से उस जगह को अप्रूव कराने के लिए, ये बिना मतलब का एक अड़ंगा है। दूसरा, वहां पे मिनिमम ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, उसके करने से हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो 150 रुपए में कोई नहीं कर सकता, संभव नहीं है। तो या तो लोग चोरी करेंगे या तो लोग नहीं करेंगे। चांसेस ये है लोग नहीं करेंगे, जिससे देश का नुकसान होगा। मेरे ख्याल से सरकार को सोच समझ के ऐसी नीति बनानी चाहिए जिससे वैक्सीनेशन के लिए लोग कदम आगे बढ़ाएं। इसके लिए थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी देनी पड़ेगी कि अगर आदमी अपने अस्पताल में कर रहा है तो 150 रुपए बहुत अच्छा है, इस पर कोई खर्चा नहीं है। लेकिन अगर अस्पताल बाहर निकलता है, सड़क पे जाता है, रेजिडेंशियल RWA में जाता है, ऑफ साइड जाता है, कॉर्पोरेट ऑफिस में जाता है, तो उसका खर्चा बहुत बढ़ जाता है। तो अगर सरकार इसको आसान कर दे परमिशन के तहत और थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी दे जो उनका खर्चा हो रहा है वो निकालने के लिए, इससे वैक्सीनेशन की गति बढ़ेगी। सरकार को ध्यान से सोच के कदम उठाना पड़ेगा। बहुत हर्डली सोच के जो उन्होंने किया है अभी, हो सकता है वो बहुत लाभकारी देश में वैक्सीनेशन के लिए ना हो। ठीक है, धीरे धीरे हम इवॉल्व हो रहे हैं, चीज़ों को अपना रहे हैं, सही कदम उठा रहे हैं और उस दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। मनीष जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष जी, जिस तरीके से इसेंशियल और नॉन इसेंशियल आइटम्स को कैटेगराइज किया जाता है, आपको नहीं लगता कि अब वो फाइन लाइन ड्रॉ करना ज़रूरी नहीं है? क्योंकि कई बार इस तरह की चीज़ों से जो आसपास की किराना दुकानें हैं उनके कंजम्पशन पैटर्न्स अफेक्ट होते हैं और कई बार इनके बंद होने तक की नौबत आ जाती है। काफी हद तक बात ठीक है और इसको मेरे ख्याल से एक फ्रेगमेंटेड पॉइंट ऑफ व्यू से यदि देखेंगे तो शायद जो बात आपने मेंशन की है ये तो हमने काफी चर्चा में भी रखी पीछे। यदि मैं इसको अपने इंडस्ट्री से एग्जांपल को लूं तो एक डिबेट चल रही थी कि क्या एयर कंडीशनर्स को या जो समर प्रोडक्ट्स हैं जैसे रेफ्रिजरेटर्स एक नेसेसिटी है, स्पेशली ऐसी सिचुएशन में जब लोग घर के अंदर बंधे हुए थे काफी लंबे पीरियड तक, तो नेचुरली उनको एक रेफ्रिजरेटर की जरूरत थी, तो क्या उसको भी एक एसेंशियल कैटेगरी में आना चाहिए? ये सारी डिबेट्स हुई थी। लेकिन शायद दूसरी लहर में इस डिबेट से ऊपर एक चीज ये भी थी कि जेन्युइनली कितने कस्टमर्स इस चीज को एनकरेज करेंगे कि जब एक एयर कंडीशनर या रेफ्रिजरेटर डिलीवर होगा उसके इंस्टॉलेशन के लिए जो सर्विस इंजीनियर्स हैं उनको घर में आने दिया जाएगा। तो ये सारी डिबेट काफी हद तक चली भी है पीछे और मेरे ख्याल से इसमें कुछ चीजें हम कर सकते थे। एक इंपॉर्टेंट बात जो नेहा जी आपने पीछे पूछी थी कि कंजम्पशन पैटर्न्स में क्या फर्क आया, मुझे ऐसा लगता है कि हमें आगे देखना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि हमने जो पीछे अपॉर्चुनिटी लॉसेस किए हैं इनको हम किस तरीके से आगे इनकी भरपाई कर सकते हैं। सप्लाई साइड के ऊपर मेरा ऐसा मानना है कि फिक्की ने भी काफी काम किया सरकार के साथ और गए बीते वर्ष के अंदर पीएलआई के ऊपर एक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हुई है। सरकार ने लगभग 2 लाख करोड़ का जो बजट एलोकेट किया है पीएलआई के लिए 13 सेक्टर्स के अंदर, उसमें हमारे इंडस्ट्री के लिए भी काफी सिग्निफिकेंट एलोकेशन है और बड़ा स्पीड के ऊपर काम हुआ है। सप्लाई साइड के ऊपर मुझे लगता है कि हमने तैयारी काफी हद तक अपनी कर रखी है। डिमांड कैसे सिमुलेट की जाए, दूसरी चीज इंडस्ट्री जो नए कंजम्पशन पैटर्न्स पोस्ट कोविड इवॉल्व हो रहे हैं उससे कैसे अलाइन करती है अपने आप को। मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन आपसे शेयर करना चाहूंगा जो हमारे इंडस्ट्री के लिए है। कंजम्पशन पैटर्न्स में एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये है कि कंज्यूमर्स जो पहले इनिशियल बाइंग कॉस्ट को कंसिडर करते थे अपने कंसिडरेशन क्राइटेरिया के लिए किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने के पहले, वो अभी टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप के ऊपर फोकस करने लगे हैं और जो प्रोडक्ट्स उनको मल्टीटास्किंग करने में हेल्प करते हैं वो प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही है। यानी कि नई टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन तेजी से होगा, प्रोडक्ट जो स्मार्ट है। मनीष जी, आप बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रख रहे हैं। सभी खास मेहमानों के पास मैं लौटूंगी। नमस्कार, हमारी खास पेशकश देख रहे हैं आप। अर्थव्यवस्था मांगे ऑक्सीजन, तमाम इंडस्ट्री के दिग्गज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगी दिलीप जी का। दिलीप जी, क्योंकि आप क्लोज क्वार्टर्स में काम करते हैं सरकार के साथ, इंडस्ट्री के दिग्गजों के साथ, ऐसे में सुझाव क्या दिए गए हैं सरकार के? क्योंकि इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज 1.0 अनाउंस हो चुका पिछले साल, 2.0 की उम्मीद की जा रही है, लेकिन इस बीच बहुत सारी ऐसी चीजें हो चुकी हैं जिसमें अभी तक पहले स्टिमुलस पैकेज का असर ही नहीं देखने को मिला है। ये कोई वैक्सीन की डोज तो है नहीं जो इंजेक्शन दिया और तुरंत असर दिखाना शुरू कर देगा। इसमें समय लगता है। कब तक इकोनॉमी ट्रैक पर आएगी?
इसमें आपके काफी अलग अलग क्वेश्चन है। तो पहले मैं आपने जो कहा क्या जरूरत है, हमने क्या एक तरीके से रिक्वेस्ट किया है। पहले जो थी कि पिछले टाइम के लॉकडाउन के द्वारा काफी फिस्कल मेजर्स लिए गए थे, जिसमें एक लोन मॉनिटोरियम का था और ये जो इमरजेंसी क्रेडिट लोन गारंटी स्कीम था, और दूसरा वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग का था। उसमें क्या हो गया था, वो जो स्कीम जैसे उन्होंने उस टाइम फॉर्मुलेट किए थे, तो मन में ये थी कि एक ही साल में कोरोना होगा और 2022 तक इकोनॉमी पटरी पे आ जाएगी, कई सेक्टर्स पटरी पे आ जाएंगे। अब ये दूसरे कोविड के जो वेव आया है, इसमें ये तीनों जो चीज है, ये मॉरेटोरियम स्पेशली मीडियम एंड स्मॉल इंडस्ट्री के लिए, और जो क्लोज कॉन्टैक्ट सेक्टर्स हैं जैसे कि टूरिज्म हो या जिम्स हो या स्पास हो, उसमें आरबीआई ने एक लोन का एक तरीका किया है, लेकिन वो उसको एक तरीके से बढ़ाना है। दूसरा जो रेशियोज तय किए थे, जो रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में जो कामन कमेटी के जो रेशियोज थे, उन्होंने भी तकरीबन 1 साल का कोविड का इम्पैक्ट लिया था, तो वो जो नॉर्म्स है उनको भी एक तरीके से रिस्ट्रक्चरिंग करना पड़ेगा। दूसरे तरीके जो आप देखें, जो उन्हें लोअर इनकम ग्रुप्स के लिए जो दिया था, और उन्होंने अभी प्रधानमंत्री जो अनाज के ऊपर जो फ्री दे रहे थे, उनको ना दिवाली तक एक्सटेंड कर दिया है। लेकिन रूरल एरिया में, क्योंकि इस टाइम रूरल एरिया में काफी इम्पैक्ट आया है, थोड़ा से जो रूरल पोअर है उनको एक तरीके से कैश ट्रांसफर देने का, या मनरेगा जो प्रोग्राम है उसमें उसको एक इंक्रीज करके ज्यादा कवरेज करना है। उसके अलावा अर्बन पुअर में एक तरीके से अर्बन सेक्टर में उसका काफी कोई स्कीम नहीं है, तो एक जो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग वर्कर्स का जो फंड है, उसमें हम उसको लेकर के कंस्ट्रक्शन सेक्टर में थोड़ी राहत दे सकते हैं, और दूसरा एक मनरेगा टाइप अर्बन स्कीम एक तरीके से लॉन्च कर सकते हैं। अगर और आप देखें तो जो स्टेट लेवल पे काफी तरीके के जो रियायत दिए गए थे लास्ट टाइम, कि किन लोगों ने मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी चार्जेस वेव कर दिए थे, किन्होंने वाटर चार्जेस वेव कर दिए थे। प्रॉपर्टी टैक्स और रेंटल का एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि काफी जो है छोटे रिटेल शॉप्स, जो टूरिस्ट होटल्स हैं, जो अलग अलग आप देखें जो सर्विसेज सेक्टर है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी काफी इम्पैक्ट हुआ है। तो वो सेंटर के पर्व्यू में नहीं है, वो स्टेट गवर्नमेंट के पर्व्यू में है। तो स्टेट गवर्नमेंट्स को भी ये एक तरीके से देखना चाहिए इनको कैसे वेव कर सकते हैं, और मीडियम और छोटे छोटे जो उद्योग है उनके लिए इंटरेस्ट सबवेंशन और एक तरीके से उनको कैसे फायदा किया जाए। इस टाइम जो कोविड में है तो काफी बिजनेसेस में भी इम्पैक्ट हुआ है, उनके ओनर्स में कई बिजनेस के ओनर भी कोविड के शिकार हो गए वगैरह, और कई ऐसे चीजें हैं जिनमें अलग अलग स्टेट्स कुछ सहायता दे सकती है। तो सेंटर और स्टेट्स लेके एक तरीके से जुड़ के काम करें। और अगर आप देखें तो डिमांड का एक चैलेंज है, जैसे मनीष जी ने कहा था कि सप्लाई साइड तो पिछले पैंडेमिक के जो वेव था और इसमें सप्लाई साइड में काफी सुधार है, गवर्नमेंट ने प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम भी अनाउंस किया था, लेकिन डिमांड जनरेशन के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। और एक फिक्की का एक सुझाव था कि एक कंजम्पशन वाउचर दिया जाए जो टाइम बाउंड हो, और आप उस कंजम्पशन वाउचर को दें। जैसे पिछले टाइम सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए LTC का एक स्कीम निकाला था, और बाद में उन्होंने ये प्राइवेट सेक्टर को भी एक अनुमति दे गई थी कि वो आप इसको भी लागू कर सकते हैं, लेकिन वो 31 मार्च 2021 तक था। तो अभी उन ऐसे स्कीम्स को तरीके से एक्सपैंड करने का, तो अलग अलग सेक्टर के अलग अलग मांग होते हैं और उन सब पे ध्यान। जैसे वित्त मंत्री ने कहा था कि पिछले बजट में उन्होंने काफी एक तरीके से एक्सपेंडिचर का एक रुख डाला था, उस एक्सपेंडिचर को फ्रंट लोड करना चाहिए। और कई जो स्कीम्स थे उस टाइम किसी के मन में ये सेकेंड वेव का कोई आशंका नहीं थी, तो अभी ये सेकेंड वेव में क्या करना चाहिए, मे बी एडिशनल बजट को या एक आत्मनिर्भर, जैसे उन्होंने पिछले टाइम 5 पैकेज निकाले थे, वैसे उन्होंने अलग अलग 7 अनाउंसमेंट किए थे, तो वैसे भी इस एक टाइम की पैकेज की जरूरत है।
ध्रुव जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, सीईओ हैं यात्रा.com के। ध्रुव जी, आपके सेक्टर में भी इसेंशियल ट्रैवल होता है, नॉन इसेंशियल ट्रैवल होता है। इसेंशियल ट्रैवल धीरे धीरे गति पकड़ेगा क्योंकि एयरलाइंस चल रही हैं, लोग अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं, लेकिन नॉन इसेंशियल ट्रैवल को लोग आगे समय के लिए पुट ऑफ कर देते हैं। ये सोचते हैं कि जब हमारे पास सेविंग ज़्यादा होंगी, जब ज़्यादा हम इस ट्रैवल के लिए पैसे बचा पाएंगे। ये नीडी ट्रैवल नहीं है, ज़रूरी नहीं है। ऐसे में इस पर्टिकुलर फोकस एरिया को कैसे एड्रेस किया जा रहा है? जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि आज की डेट में जो नॉर्मल ट्रैवल है, जो डिस्क्रेशनरी ट्रैवल कहा जाता है, वो कोई कस्टमर अंडरटेक नहीं कर रहा। जिसको ज़रूरत है वही लोग ट्रैवल कर रहे हैं। इस सब को स्ट्रीमलाइन करने के लिए और इंडस्ट्री को वापस ऑन ट्रैक लाने के लिए 3-4 सुझाव हैं हमारी तरफ से। एक, अगर आप देखें डिमांड की तरफ से अगर चलें पहले, तो हमने ये एक रिक्वेस्ट करी थी सरकार से कि अगर कस्टमर्स को डोमेस्टिक ट्रैवल के लिए कोई टैक्स रिबेट दिया जाए, माने कि अगर आप कहें कि 50,000 रुपए आपको साल का टैक्स रिबेट है अगर आप डोमेस्टिक ट्रैवल पे खर्चते हैं, तो उससे डिमांड पे काफ़ी फर्क पड़ेगा। लोग दोबारा ट्रैवल करना शुरू करेंगे और लोग ट्रैवल करेंगे तो सरकार को और आमदनी आएगी उस खर्चे से जो लोग ट्रैवल के ऊपर करेंगे, चाहे वो डेस्टिनेशन में होटल पे खर्चा होगा, चाहे वो बाकी टूरिस्ट गाइड्स पे होगा, चाहे शॉपिंग पे होगा, वो सबसे सरकार की दोबारा वापस आमदनी बढ़ेगी। तो ये एक तरीका है जिससे बढ़ाया जा सकता है। दूसरा एक और तरीका अगर आप देखें, आज की डेट में गवर्नमेंट जो ATF एयरलाइन फ्यूल जो है उसके ऊपर जो टैक्स चार्ज होता है हिंदुस्तान में, वो विश्व में सबसे हाईएस्ट स्तर पे है। अगर उसमें कुछ राहत की जाए, अगर वो टैक्स थोड़ा कम किया जाए, तो एयरलाइन टिकट की प्राइसेस कम हो सकती हैं और उससे थोड़ा अगेन स्टिमुलस मिलेगा लोगों को ट्रैवल करने के लिए। और ये सब डोमेस्टिक के लिए ही है आज की डेट में, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रैवल तो कुछ खास होने नहीं वाला। अलग अलग कंट्रियों की अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस हैं इंटरनेशनल ट्रैवल पे, तो जो भी खास तौर पर ट्रैवल होगा वो डोमेस्टिक ट्रैवल ही होगा। तीसरी चीज ये है कि अगर आप देखें लास्ट टाइम जब ये हुआ था, पहली वेव जब आई थी कोरोना की, उस टाइम पे सरकार ने कुछ बैंक लोन्स वगैरह की राहत प्रोवाइड करी थी टूरिज्म सेक्टर के लिए, होटल्स के लिए। पर अगर आप देखें उसकी जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन हुई है, बैंक्स ने लोन बढ़ाने की बजाय लोन कम करना शुरू कर दिए, अपना एक्सपोजर इस सेक्टर को कम करना शुरू कर दिया। तो उससे एक और दिक्कत आ गई इस सेक्टर के जो व्यापारी हैं, चाहे वो होटेलियर्स हैं, चाहे वो ट्रैवल एजेंट्स हैं, उन सब के ऊपर एक और आपत्ति आ गिरी, क्योंकि लोन और फ्री कैपिटल, वर्किंग कैपिटल सपोर्ट मिलने के बजाय बैंक्स ने वो और कम कर दिया। तो गवर्नमेंट की तरफ से उस स्टिमुलस पे थोड़ा और ध्यान दिया जाए और उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए, वो एक और बहुत जरूरी चीज है सेक्टर में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए। मनीष जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष जी, हम बात कर रहे थे कि कैसे लगभग 1.5 करोड़ लोगों का रोजगार गया है मई महीने में, और ये सिलसिला अप्रैल और बीते अप्रैल यानी कि 2020 से ही जारी रहा है। लेकिन अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट और रूरल अनएम्प्लॉयमेंट में अंतर है, दोनों को कैसे एड्रेस किया जाएगा, और साथ ही जो लेबर्स हैं उनमें कैसे कॉन्फिडेंस लाया जाए, कैसे आत्मविश्वास लाया जाए कि वो अपने घरों को वापस ना जाएं, यहीं रहें, अपने रोजगार से जुड़े रहें, और जहां वो काम कर रहे हैं वो जगह बंद नहीं होगी। मैन्युफैक्चरिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इन्वेस्टमेंट्स को वापस रीएक्टिवेट होना है, आई थिंक ये एक सेंट्रल रोल प्ले करेगा इस कॉन्फिडेंस को रब ऑफ क्रिएट करने के लिए उन लोगों पर जिन्होंने या तो अपॉर्चुनिटी को लूज किया है या फिर जॉब को लूज किया है। और मेरे ख्याल से यदि अपनी इंडस्ट्री की बात करूं, आई थिंक ये जो पहला क्वार्टर होता है, जो जनवरी या फरवरी से शुरू होके जून तक जो पीरियड होता है, इसमें कूलिंग प्रोडक्ट्स का एक मेजर प्रोडक्शन होता है। रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स, इन सब के प्रोडक्शन पीक होते हैं। और कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी लॉस भी है, जो हम डायरेक्ट जॉब लॉसेस के बारे में जानते हैं, हम अपॉर्चुनिटी लॉस को भी यहाँ पर कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर होता है वो इस ड्यूरेशन के अंदर हायर किया जाता है इन सब प्रोडक्शंस को करने के लिए। तो मेरा फिर से वही मानना है, आई थिंक हमको बेसिक्स पर स्टिक करके चलना पड़ेगा। पिछले बजट के अंदर हमने 6 फोकस एरियाज आइडेंटिफाई किए थे, कहीं ना कहीं बात की थी कि किस तरीके से हम लोगों के हाथ में पैसा दे सकते हैं। तो एक इस चीज को देखना पड़ेगा। दूसरी चीज मैं फिर से शायद रिपीटेटिव होऊंगा, कितना स्पीड के अंदर हम वैक्सीनेशन कर सकते हैं, ये इंडस्ट्री को कॉन्फिडेंस देगा। डिमांड साइड के मेजर्स जो हम ले रहे हैं, जिसमें हम पैसा लोगों के हाथ में देना चाहते हैं, वो हमें स्पीड करने पड़ेंगे। और जब इकोनॉमिक एक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग के शुरू होने से दोबारा मोबिलाइज होगी,
शायद ये कॉन्फिडेंस दोबारा कहीं ना कहीं बिल्ड होगा। डॉक्टर आलोक भी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर आलोक, तमाम पैनलिस्ट यही कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन पर जोर होना चाहिए, आपका भी यही मानना है, लेकिन कई ऐसे रूरल और बैकवर्ड एरिया से हैं, वहां से हमारी रिपोर्ट्स भी आई हैं, हमने अपने टेलीविजन चैनल पर दिखाई हैं, जहां पर लोग खौफ में हैं, वो वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते। जब उन तक मेडिकल ऑफिसर्स या फिर उनकी टीम पहुंचती है, वो या तो डर के दुबक जाते हैं या फिर उन पर हमला कर देते हैं। नेहा जी, आप एकदम ठीक कह रही हैं। मूर्खों की कमी नहीं है इस देश में, लेकिन समझदार लोगों को उनके साथ बैठ के समझाना पड़ेगा। हमें जो है अपने बुजुर्गों को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। हमें जो है कम्युनिकेशन करके उनको सिखाना पड़ेगा कि बहुत ज़रूरी है, जैसे हमने पोलियो के लिए किया था। इसी तरह हमें वैक्सीन के लिए भी करना पड़ेगा, लगातार करते रहना पड़ेगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो वैक्सीनेशन है, ये जो जैसे कोविड है, ये जहाँ पे घनी बस्ती होती है वहाँ पे ज़्यादा जल्दी फैलता है। हमें वैक्सीनेशन पहले घनी बस्तियों में एज ए सर्जिकल स्ट्राइक, जहाँ पे लोगों को कोविड होने का चांस बहुत ज़्यादा है, पहले वहाँ करनी पड़ेगी। हम उनको करनी पड़ेगी जो ट्रैवल कर सकते हैं। हमें सरकार को नीति बनानी पड़ेगी कि अगर कोई आदमी वैक्सीनेटेड है, ही कैन ट्रैवल विदाउट RT-PCR। अब आज हर आदमी को RT-PCR चाहिए और भिन्न भिन्न प्रदेशों में भिन्न भिन्न नियम है। अगर सरकार एक नियम बना दे हर प्रदेश के लिए कि ये हमारे सेंट्रली एक्सेप्टेड मेथड्स ऑफ ट्रैवलिंग है, तो लोग और ट्रैवल करने लगेंगे। बहुत से लोग RT-PCR नहीं करा पाते। अगर आदमी को 2 दिन के लिए बम्बई जाना जा नहीं सकता, तो अगर सरकार एक सेंट्रल नियम बना के वैक्सीनेशन के लोग ट्रैवल कर सकते हैं, अगर ये करे और सर्जिकल स्ट्राइक टाइप मेथड में जहाँ पे घनी बस्तियाँ उन लोगों को लगातार वैक्सीनेट करते रहें जिससे उनके नंबर बढ़े, और जहाँ पे लोगों में अज्ञान है उनको हम सिखाते रहें, बात करते रहें, इंटरेक्ट करते रहें, तो हमें वैक्सीनेशन का नंबर बढ़ाना पड़ेगा। एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि इस देश में जो हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा है और सब लोग कह रहे हैं, गेट वन गिफ्ट वन। एक वैक्सीन लीजिए और एक डोनेट करिए। आपके आसपास एक आदमी अपनी फैमिली को वैक्सीनेट करके इस देश में सेफ नहीं है। हमें उसके हर वर्कर को, हर काम करने वाले को, ड्राइवर को, पड़ोसी को जो भीख मांग रहा है उसको, हमको हर आदमी को जो अर्बन एरिया में रहता है, जो घनी बस्ती में रहता है, उसको वैक्सीन करना बहुत जरूरी है। उसका वैक्सीनेशन अत्यंत आवश्यक है। दिलीप जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिलीप जी, आपसे मेरा ये सवाल कि वैक्सीनेशन को लेकर इस वक्त सरकार फ्रंट लाइन में खेल रही है और तमाम ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिससे वैक्सीनेशन मुहैया हो सके, घर घर पहुंच सके, हर व्यक्ति को लग सके और एफर्ट्स डाले जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि अब हमें उस स्टेज पर आकर रुकना है जब डबल वैक्सीनेशन सबका हो जाए, जब आपके पास एक फुल प्रूफ प्लान लॉकिंग को लेकर हो, यानी कि अगर हम तीसरी वेव को फेस करते हैं तो लॉक के लिए क्या प्रक्रिया होगी, क्योंकि हर बार ये रैंडम तरीके से किया जाता है और अनलॉक भी वैसे ही किया जाता है। दिल्ली का ही अगर एग्जांपल ले लें तो अनलॉक में कहा गया है कि ऑड और इवन दुकानें अलग अलग दिन पर खुलेंगी। इसमें कई सारे लूप होल्स हैं, इसे रेक्टिफाई करना जरूरी है। जी, इसमें भी आपने कई प्रश्न पूछे, तो वैक्सीनेशन तो बहुत ही जरूरी है। सारे पैनलिस्ट ने वैक्सीनेशन का जिक्र किया है और फिकी का ये मानना है कि अगर हम वैक्सीन के जो अभी गवर्नमेंट ने वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स पे जो एडवांस ऑर्डर्स प्लेस किए हैं और अगर हम थोड़ी मिलजुल कर मेहनत करें तो एक तरीके से जैसे दिवाली का एक लक्ष्य ले लें और सबको पहला डोज और सेकेंड डोज का एक तरीके से एक प्लान बनाए तो हो सकता है। दूसरे जो अनलॉक के तरीका है, तो फिकी ने एक तरीके से एक मैट्रिक्स बनाया था जिसमें पॉजिटिविटी रेट लेकर के और बेड्स, हॉस्पिटल बेड्स की अवेलेबिलिटी लेकर के एक तरीके से मैट्रिक्स बनाया था और सारे चीफ मिनिस्टर्स के साथ शेयर किया था कि एक पूरा एक होमोजिनिटी हो हर स्टेट में। ये जो रिटेल को लेकर के काफी अलग अलग एक्सपेरिमेंटेशन हुए हैं। ऑड इवन का दिल्ली का कह रहे हैं, कोई स्टेट्स ने उसको एक तरीके से टाइमिंग्स को रिड्यूस किया है। तो हमने कहा था कि आप ये खोलेगा, लंबे तरीके से खोलेगा और स्टॉकिंग और अनस्टॉकिंग का है वो रात के टाइम होए के, क्योंकि उस टाइम भीड़ नहीं होगा। तो ये पूरा जो मैट्रिक्स बना के दिया है, कई स्टेट ने उनको अपनाया है, लेकिन इस टाइम हम देख रहे हैं कि स्टेट्स डिस्कशन कर रहे हैं। अगर कोई आपत्ति हो या कोई प्रॉब्लम हो या किसी को अगर आप स्टेट्स के साथ डिस्कशन करें तो वो एक तरीके से सुधार हो जाता है। तो मेरे ख्याल में आगे जाकर के एक एक्सपेरिमेंट किया है दिल्ली ने और वो देखने चाहते हैं कि क्या है। तो
अगले हफ्ते में शायद कुछ बदलाव आ जाए और आप देखेंगे, क्योंकि ट्रेडर्स की जो भी ग्रुपिंग है वो भी एक तरीके से दिल्ली गवर्नमेंट के साथ बातचीत में है। तो एक यूनिफॉर्मिटी की जरूरी है, एक तो अनलॉक और लॉक के बीच में। दूसरा, जब अनलॉक होता है तो हमें बहुत बारीकी से टेस्टिंग करना चाहिए, और अगर पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा हो या कुछ बढ़ रहा हो तो फौरन हमें एक तरीके से उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। और तीसरा, जो काफी ध्रुव जी ने भी कहा था, अलग ने भी कहा था, कि जो इंटर स्टेट ट्रैवल है उसके ऊपर भी एक कॉमन नियम बनाने चाहिए, और धीरे धीरे इंटरनेशनल ट्रैवल का भी एक तरीके से नियम बनाना चाहिए। मनीष जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष जी, आप बता रहे थे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इस वक्त सबसे ज़्यादा चैलेंजेस और परेशानियां हैं। एक तरफ तो अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी को एड्रेस करना है, दूसरी तरफ चिंता इस बात को लेकर है कि सप्लाई और डिमांड के गैप को कैसे मीट किया जाए। लेकिन ये जो अनलॉकिंग की प्रक्रिया है, जिस पर दिलीप जी भी जानकारी दे रहे थे, इससे क्या आपका सेक्टर इस वक्त सेटिस्फाइड है या फिर कुछ और किए जाने की आवश्यकता है? क्योंकि कई बार इंटर स्टेट मूवमेंट में दिक्कत आती है, रॉ मटेरियल कहीं और से आता है, सप्लाई कहीं और से आती है, मैन्युफैक्चरिंग कहीं और होती है, ऐसे में तमाम दिक्कतें हैं। जी, तो यदि मैं अपने इंडस्ट्री की यदि बात करूं तो अभी दो चीजें हैं इसके अंदर। एक, शायद दिलीप जी ने भी बात की थी ग्रीन शूट्स की। तो कुछ जैसे पिछले 1-2 हफ्ते में जब धीरे धीरे ये अनलॉक की जो प्रक्रिया शुरू हुई है तो ग्रीन शूट्स काफी पॉजिटिव है। और शायद मैंने जो बात की कि आगे आने वाले टाइम के अंदर इसको देखना बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि पिछले साल की तरह इस बार पेंट अप डिमांड इस सेंटिमेंट में कितनी वापस आती है। तो ग्रीन शूट्स बहुत पॉजिटिव हैं, खासकर यदि हम रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स, जो कूलिंग प्रोडक्ट्स हैं उनकी बात करें। जहां तक अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल या उसके मोबिलाइजेशन की बात है, डेफिनेटली जब हम लॉक में गए थे तब ये थोड़ा चैलेंज हुआ था, बट अभी इंडस्ट्री के पास रीजनेबल इन्वेंट्री है और अगले 1 या 2 हफ्ते तक यदि ये सिचुएशन इस लाइन में जाती है जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं तो शायद ये चैलेंज अभी नहीं आएगा। मैं एक इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहूंगा, जो मैंने पहले बोला कि हमें कहीं ना कहीं अपने बेसिक स्ट्रैटेजी पे स्टिक होकर चलना पड़ेगा। जो आत्मनिर्भर भारत की स्ट्रैटेजी हमने लास्ट ईयर डेलिब्रेट की थी, उसमें सप्लाई चेन को कैसे और रेजिलिएंट बनाएं और डिपेंडेंसी ऑफ सोर्सिंग को जो आज विदेश के ऊपर है उसको अपने देश के अंदर किस तरीके से लेकर आए। तो पीएलआई का एग्जीक्यूशन इंडस्ट्री के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है और मैं इस अपॉर्चुनिटी को लेकर गवर्नमेंट को अपलॉड करना चाहूंगा। एक बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में, 1 साल के ड्यूरेशन में लगभग 200,000 करोड़ की स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करना, अनाउंस करना एक बड़ा अचीवमेंट है। आज हमने चर्चा की कैसे अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए तमाम सुझाव नीति आयोग की तरफ से दिए गए हैं और ये कहा जा रहा है कि सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त बेरोजगारी को कम करना है। ये कैसे होगा और इसके लिए क्या कदम उठाए जाएंगे, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।